एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास लुधियाना, पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं कुंडली विश्लेषण में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिस चीज़ को प्रमुखता से बताने की कोशिश करता हूँ वो किसी भी जातक की कुंडली का पंचांग होता है। इनकी कुंडली में जो पंचांग बना है उसके आधार पर व्यक्ति का जन्म फाल्गुन माह में हुआ है। ऐसे लोग जिनका जन्म फाल्गुन माह में होता है ये बड़े ही प्रेमी किस्म के होते हैं और संतोषी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। इतना ही नहीं, जन्म होता है उत्तरायण, इस वजह से उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभावों का और विलक्षणता से प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि अगर व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हो गया तो उसकी कुंडली के लिए सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा और साथ ही साथ शुक्र, ये चारों पांचों जो शुभग्रह हैं उसमें से सूर्य उत्तरायण में तो वैसे भी बली होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जो जितने भी शुभग्रह बनेंगे इन सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है। मतलब इनकी दशाएं बलवान बीतेंगी, अच्छी बीतेंगी। वसंत ऋतु में जन्मे होने से प्रेमी स्वभाव यहाँ से भी आ जाता है। शनिवार को जातक का जन्म होता है। शनिवार का जो स्वामी अधिपति जो देवता हैं वो वस्तुतः शनिदेव होते हैं और इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति होने से इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनिदेव की भूमिका बनेगी। यानी कि शनि की जो महादशा होगी या अंतरदशा वो जातक के जीवन को कष्ट देने वाली हो सकती है, क्योंकि वो लग्नेश के परम शत्रु भी होते हैं और बैठे भी हैं जन्म कुंडली के छठवें भाव में। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे तो इस स्थिति में कि वार के अधिपति जब जन्म कुंडली में बलवान होंगे और उनके ही साथ उनके उच्च के ग्रह मंगल भी वहीं बैठे हैं, चंद्रमा और शुक्र का, तो इस कुंडली का जो ये प्रभाव बनेगा, मतलब चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि का एक साथ युति में जाना चतुर्ग्रही योग बनेगा। पर इसका कैसा प्रभाव होगा ये कार्यक्रम में आपको पता चलेगा, बने रहिएगा अंतिम तक। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को व्यक्ति का जन्म होता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को कठोर बोलने वाला भी बनाते हैं। पर बात परेशानी की ये हो जाती है कि कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में कई बार धन, स्वास्थ्य, चिंतन, मानसिक अवस्था और विचार, जो उसका दर्शन होता है, जो समझने की शक्ति होती है, या वो कई बार चीज़ों को लेकर के उसके दिमाग में जो एंगल बनते हैं वो थोड़े भ्रमित हुए से भी रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो लगातार नहीं सा रहता है। मतलब अब दिनचर्या रेगुलर बनाने पे व्यक्ति को बहुत फोकस करने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ के बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसके जो अधिपति देवता हैं ये विश्वे देवा। तो यहाँ पे जो भी जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हों उनको ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको प्रायः हड्डियों की बीमारी होती रहती है। पाचन तंत्र में पित्त की समस्या भी कई बार उन्हें परेशान करती है। ऐसे लोगों को कपास की जड़ अपने गले में रविवार के दिन चौहरी करके, मतलब इस तर्जनी उंगली का 4 गुना करके किसी चांदी के ताबीज में भर के रविवार के दिन इसी ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करके 108 बार वो गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके नक्षत्र से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो सब समाप्त होने लगते हैं। और जहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है हमारी समस्या पे, वो कई बार हमारे नक्षत्र हमें प्रभावित और परेशान करते हैं। इस हिसाब से आपको ये जड़ और ये मंत्र सदैव अपने कंठ में और गले में धारण करना चाहिए। वरीयान योग ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली और मेहनती बनाता है, जबकि कौलव करण है और वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर चपलता है, चंचलता है और कभी कभी ईर्ष्या भी है। लोगों की प्रगति को देख करके वो दूसरों से प्रेरणा भी प्राप्त करता है और वो जानता है
कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कार्य से उसे लाभ होगा और किस कार्य में हानि होगी। मतलब ये जो व्यावसायिक नेचर होता है वो बड़ा ही अभूतपूर्व होता है और व्यक्ति इसका फ़ायदा इस मामले में उठा लेता है कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैंने आपको पंचांग से तो चर्चा परिचय करा दिया। अब बात करते हैं कुंडली के ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, लग्न का मान 12 अंश का बना है और ये विषम संख्या का लग्न बना है। स्थिर लग्न की कुंडली बनी है और दरअसल ये सिंह जो लग्न है ये स्थिर लग्न कहा जाता है। ऐसे लोग जो सिंह लग्न के जन्मे होते हैं या सिंह राशि के जन्मे होते हैं उनमें चीज़ों को लेकर के बड़ी ही व्यापकता होती है और कई बार उनका दृष्टिकोण समाज के किसी अन्य व्यक्ति से, प्रायः जो मजदूर वर्ग का है या चतुर्थ वर्गीय है या तीसरे वर्ग का है, उससे उनकी जो मैत्री होती है वो बहुत मजबूत नहीं होती है। सिंह लग्न के जातकों की मैत्री हो सकता है मेष लग्न या धनु लग्न वालों से हो जाए, पर प्रायः ये जब बाकी के अन्य किसी लग्न से या राशि से जब इनकी मैत्री होती है तो बहुत लंबी शायद नहीं चल पाती है। या यही कारण होता है क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति के विचारों में, व्यवहारों में और प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिल जाता है। लग्न का मान जब 12 अंश का होगा तो इसे ही बड़ा प्रबुद्ध लग्न कहेंगे और ऐसे लग्न के जातक जिनकी कुंडली में लग्न का मान एक स्टेबल लग्न जिसको कहते हैं, मतलब वो बदल नहीं रहा है, ग्रहों को नहीं बदलने दे रहा है, इस हिसाब से इस कुंडली का जो व्यक्तित्व है, जो आचरण है, जो स्वभाव है, जो चिंतन है, जो व्यवहार है और जो आयु है और ये सारी चीज़ें, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में भी बात अगर करते हैं तो ये बड़ा ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है और इच्छा शक्ति का श्रेष्ठ इच्छा शक्ति को धरने वाला बना देता है। लग्न में गुरु बैठे हैं जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए प्रधान योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और उनकी एक राशि अष्टम भाव में बनती है। यहाँ पे नीच के बुध का परिणाम मैं आगे बताऊंगा। और लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति गुरु से देखे जा रहे हैं। लग्न में पंचम भाव के अधिपति और राहु का प्रभाव, लग्नेश की दृष्टि लग्न पे, केतु की दृष्टि सूर्य पे, इतना ही समझ लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्तित्व अच्छा है और व्यक्ति का शारीरिक संतुलन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है। पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे तो कृतज्ञता और विनम्रता अच्छी है। लग्न के अधिपति सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा बहुत केतु की दशा में या सूर्य की दशा में हो सकता है कि इरिटेटिव साउंड करे या थोड़ा घबराए, बेचैन हो, परेशान हो, मानसिक रूप से कभी कभी परेशानी बनती है। लेकिन गुरु और सूर्य जैसे दो ग्रह केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, केंद्र के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में अगर बैठे हों कुंडली में तो ये बड़ी विलक्षण बात होती है। और ये बात मैं 1000% गारंटी से कह सकता हूँ कि इस कुंडली का चरित्र, इस कुंडली का व्यवहार और इस कुंडली का जो प्रभाव है वो दार्शनिक रूप से बड़ा ही उच्चतम स्तर का है, जहाँ व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वहाँ तक किसी भी सामान्य व्यक्ति को पहुँचने में और उस दृष्टिकोण को समझने में वर्षों लग जाते हैं। जहाँ व्यक्ति की अवस्था है, जितनी सकारात्मक दृष्टिकोण से वो किसी विषय को देखता है, उतना कोई आवश्यक नहीं है कि समाज का कोई अन्य वर्ग देखता हो। और चरित्र के मामले में गुरु और सूर्य, व्यक्ति सत्य बोलने वाला, लोगों को ज्ञान देने वाला, अच्छी मैत्री रखने वाला, चारित्रिक चिंतन करने वाला, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष की गति को समझने वाला, पुराणों में अध्ययन रखने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, माता पिता का स्नेह प्राप्त करने वाला, अच्छे पद पे विभूषित होने वाला, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और मतिमान होता है। इतना मैंने सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए, अपने आपको प्रशंसित करने के लिए नहीं कहा है। ये कुंडली के ग्रह जो बैठे हैं कि पंचम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठ करके लग्नेश को देखेंगे तो व्यक्ति वैसे भी जो कोई इनके लिए कभी मदद कर दे तो व्यक्ति सदैव उसके लिए तैयार रहने वाला और चरित्र के मामले में चारित्रिक मजबूती धारण करने वाला होता है। अब यहाँ पे एक बात और भी होगी कि इस पंचम भाव के अधिपति के ऊपर राहु की जब दृष्टि जाएगी तो कई बार वहाँ जो स्थिति बनेगी वहाँ व्यक्ति के प्रभावों में छोटी मोटी परेशानी, कमजोरी भी देखने को मिलेगी, जो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और विवेक, ज्ञान, प्रेम, मंत्र जप, लगातार काम करना, संतान, प्रेम विवाह,
इन सभी चीज़ों में परेशानी भी देखने को मिलेंगी। पर ये कब होगा? राहु की दशा में। राहु की दशा में 90% तक काम बन जाए, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये परिणाम का होता है और परिणाम के भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति परिणाम के पास जरूर जाएगा, पर राहु के बैठने के कारण और लग्न के अधिपति सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि के कारण परिणाम उसको मानसिक चिंता देता हुआ तब प्राप्त होगा। क्लियर है? तृतीय भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव खाली हैं और इस कुंडली में अगर विचार करें तो पंचम भाव की स्थिति तो मैंने बता दी। लग्न में गुरु 15 अंश के बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वो भी बहुत ही बेहतर बैठे हैं, पर चूंकि वक्री भी हैं इस वजह से इनका काफ़ी हद तक कुछ परिणाम 60% लगभग 12वें भाव का भी आएगा। इस हिसाब से व्यक्ति का व्यय संतुलित तो होगा, पर मानसिक चिंता और करियर को लेकर के और कई बार जो समस्या बन जाए उसको लेकर के उसकी चिंता बढ़ी रहती है, या जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको जानने की बड़ी ही तीव्र उत्कंठा होती है और व्यक्ति अपनी वाणी और अपने सत्य बोलने के कारण समाज में नाम कमाने वाला भी होता है। छठवें भाव में चंद्रमा, मंगल, शनि और शुक्र, यही आपको समझना होगा। तो सप्तम भाव के अधिपति छठवें में शुक्र के साथ बैठे हैं जो तृतीय भाव के अधिपति हैं, मंगल के साथ बैठे हैं जो भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो 12वें भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जो त्रिक भाव यहाँ पे, यहाँ 12वां भाव, और शुक्र और शनि तो परस्पर चलिए मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल परस्पर मित्र होते हैं, पर मंगल की मैत्री शुक्र से नहीं होती, मंगल की मैत्री शनि से नहीं होती, चंद्रमा की मैत्री शनि से नहीं होती, चंद्रमा की मैत्री शुक्र से लगभग हो जाती है, पर चंद्रमा की मंगल की मैत्री शुक्र से नहीं होती। तो ये जो यहाँ पे ग्रह स्थिति बना के बैठे हैं उसके आधार पे, और ध्यान से समझिए, तो ये बैठे हैं सप्तम भाव के स्वामी के साथ नवम भाव के स्वामी, लेकिन छठवें भाव में, सप्तम भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव के स्वामी, लेकिन 8वें में या छठवें में, सप्तम भाव के स्वामी के साथ तृतीय भाव के स्वामी बैठे हैं लेकिन छठवें भाव में। अब इसका अर्थ जो होगा वो व्यक्ति के विवाह, दाम्पत्य और परेशानी को लेता हुआ परेशान करेगा। संतान में दिक्कत होती है, कई बार उनसे मतभेद होता है, वैवाहिक परेशानी होती है, पत्नी कई बार चरित्रवान उतनी नहीं मिलती है जितना कि व्यक्ति है, तो कई बार वो अविश्वासी बनी रहती हैं, कठोर बोलने वाली, और अगर जो झगड़ा लड़ाई हो जाए तो पति का धन हरण करने की बुद्धि रखने वाली भी होती हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से बहुत ही सावधानी से इस मामले में हमें आगे बढ़ना होगा। उनको कभी भी शत्रु नहीं बनाना होगा। अगर विवाह हो गया है तो ठीक है, उसको संभालना होगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर सावधानी आवश्यक रूप से रखनी होगी, क्योंकि जब जन्म कुंडली के छठवें भाव में चंद्रमा और मंगल, शनि बैठेंगे, शुक्र, तो ये कई बार आपके पत्नी के दिमाग को भ्रमित करने वाला, आसानी से किसी की बातों में आ जाने वाला, या ससुराल के लोगों के हस्तक्षेप के कारण विवाह को परेशानी में भी देखा जाता है। ऐसा न हो, इस वजह से। हालांकि जन्म कुंडली के छठवें भाव में मंगल और शनि जो बैठे हैं वहाँ व्यक्ति के मित्र सदैव नहीं रहे भले, पर शत्रु सदैव बने रहते हैं। लेकिन एक इसका लाभ ये हो जाता है कि व्यक्ति का साहस, उसका बल, तिकड़म, समस्या को समझने की शक्ति, चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति और उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये जो ज्ञान होता है ये शनि मंगल बहुत ही अद्भुत तरीके से दे देते हैं। यहाँ जो चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं ये व्यक्ति को समझने की शक्ति और मित्र और शत्रु को समझने की बड़ी अद्भुत कला कौशल दे देते हैं। इतना ही नहीं, ये चंद्रमा और शुक्र कब हमें क्रोध करना है और कब हमें शांत होना है, यहाँ पे जो स्थिति बनी है कुंडली में, वो हमें कई बार इस विषय पे विचार करने को कह रही है कि बाबू रे बहुत सतर्क होकर के सावधानी से, क्योंकि अष्टम भाव में नीच के बुध बैठे हैं। आपकी वाणी का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है, लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, और मित्रता बिल्कुल ही नुकसान देने वाली भी हो सकती है, क्योंकि बुध मित्रों के दैव होते हैं। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी संबंध का दैव होता है। सूर्य पिता के, चंद्रमा माता के, मंगल भूदैव है जहां आप वास्तु में रहते हैं, बुध जो होते हैं वो मित्र के दैव हैं और वो नीच के हैं। और परेशानी क्या है कि इनका नीच भंग हो भी नहीं रहा है। नहीं, नीच भंग इनका हो जाएगा केंद्र में बैठने के कारण। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे बुध के नीच होने के कारण, और चूंकि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में, अगर आप सूर्य को विचार करेंगे तो ये पश्चिम दिशा होता है और यहाँ सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बलत्व की प्राप्ति हो जाती है। लग्न में गुरु बलवान होते हैं, दशम में, नवम में और एकादशवें में सूर्य और बुध बलवान होते हैं।
तो सूर्य ने गुरु को देखा, ये तो अच्छी बात रही, पर बात क्या बनी कि बुध अष्टम भाव में नीच के चले गए और सूर्य भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बलहीन हो जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि के कारण उन पर शुभ प्रभावों का प्रभाव रहेगा, पर वो नेचर को प्रभावित करेगा व्यक्ति के। लेकिन यहाँ पे सूर्य के कारण ये भाव कमजोर होगा और व्यक्ति को कठोर बनाएगा। इस भाव के स्वामी मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ पिछले भाव में गए हैं, और इस कारण से मैंने जो उसका दुष्परिणाम बताया, अगर वो युति में नहीं होते और खाली अकेले बैठे होते तब शायद उतना प्रभाव निगेटिव नहीं होता। और यहाँ पे इस भाव के ठीक आगे बुध नीच के हो गए हैं और इस भाव के अधिपति गुरु से षडाष्टक में, साथ ही साथ केतु की दृष्टि इस भाव पे, इस वजह से इस कुंडली की जो चिंता का कारण बन सकता है वह विवाह का पक्ष बन सकता है। हमें जब कभी भी विवाह करना है तो कर्क राशि कर्क लग्न की जातिका से विवाह कर सकते हैं, तुला राशि तुला लग्न के जातक से विवाह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो मकर राशि और कुंभ राशि के जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। और साथ ही साथ विवाह की दिशा जो हो वो पश्चिम और उत्तर की दिशा में हो तो ज़्यादा उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे विवाह के मामले में। सप्तम भाव के सूर्य के बारे में मैंने बात की। गुरु और सूर्य जब केंद्र में बैठे हों तो व्यक्ति की आत्मा बहुत ही श्रेष्ठ होती है। उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे, लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी है उसमें सूर्य का जो अंश बल है या जो ग्रहों की दृष्टि के कारण जो बल मिल रहा है उसमें सूर्य बलवान ज़्यादा हो रहे हैं। और दृष्काण चक्र के आधार पर वो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी आत्मा पिछले जन्म में नरक लोक से आई है। और इतना ही नहीं, अष्टम भाव में नीच के बुध और यहाँ की जो स्थिति बन रही है छठवें सातवें आठवें भाव की, उसमें मंगल और शनि और अष्टम भाव के बुध के कारण व्यक्ति वापस अगर सत्कर्म नहीं करेगा तो वापस वो नरक लोक को जा सकता है। एकादशवें भाव में केतु व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है और जीवन में किसी भी तरीके से बहुत अच्छे कार्य करके जाना चाहता है, और इसी इच्छा की पूर्ति वो पिछले जन्म में भी करने वाला था जिसमें उसकी मृत्यु हुई, और वापस उसी लक्ष्य को वो पूरा करना चाहता है कि अपना विकास कैसे किया जाए, अपने आप को धनवान कैसे बनाया जाए, समाज में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की जाए और किसी के भी सामने कभी हाथ न पसारने का मौका मिले, यही व्यक्ति सोच रहा है। क्योंकि एकादशवां भाव इन सभी चीज़ों का होता है और केतु जब उस भाव में बैठ जाएंगे तो इस तरीके के चिंतन को देने वाले भी हो जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूं तो अष्टम भाव के अधिपति गुरु लग्न में बैठे हैं और सूर्य से दृष्ट हैं जो जन्म कुंडली के लग्नेश हैं। तो लग्न के अधिपति सप्तम में और पंचम के अधिपति लग्न में, अष्टम के अधिपति जब लग्न में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति कई बार यहाँ व्यापार को लेकर के, अपने जो निर्णय को होता है उसको लेकर के कई बार वो एक पक्षीय हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से उस तरीके से अपने आप में बदलाव नहीं कर पाता है जिसको समाज की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से कि व्यक्ति के अंदर जो बदलाव उसके दाम्पत्य में, उसके पुत्र पुत्री, उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी, कुटुंब मित्र आदि जो बदलाव चाहते हैं वो व्यक्ति चाह करके भी अपने अंदर वो बदलाव नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसे कई बार उन लोगों के मध्य में थोड़ा पिछड़ना पड़ता है या थोड़ा कभी कभी जो है वो एक अलग तरीके का भाव प्राप्त करने को या प्राप्त होता देखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि समाज मुझे कैसा बनाना चाहता है, समाज के लोग मुझे कैसा देखना चाहते हैं, अगर मैं वैसा नहीं उपस्थित कर पाया खुद को तो लोग मुझे क्या कहेंगे, पिछड़ा हुआ कहेंगे या तो फिर रेट्रो कहेंगे। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि यहाँ पे इस तरीके की समस्या देखने को मिल जाती है। अष्टम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठते हों या जन्म कुंडली में अष्टम भाव से लग्न का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति की आयु तो अच्छी होती है, पर इसका एक बड़ा अच्छा व्यापक परिणाम ये भी हो जाता है कि व्यक्ति का दिमाग बहुत बार धर्मशास्त्र में, पुराणों में, मंत्रों में, ग्रंथों में छुपी हुई चीज़ों को पता लगाने में और बहुत ही गहरे चिंतन अध्ययन में जाने में लगा जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का दिमाग कई बार वहाँ भी सोचता रहता है जहाँ सोचने की आवश्यकता व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं होती है। नवम भाव के स्वामी का उच्च का होना व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के कर्तव्यों के बीच में बड़ा ही अच्छा संतुलन बना रहता है। मतलब उसको पता है कि उसका काम क्या है और उसको पता है कि उसका कर्तव्य क्या है और उसका अधिकार क्या है। इस मामले में कि जब जन्म कुंडली के छठवें भाव में उच्च के मंगल विराजमान होंगे
तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर के बड़ा ही सजग होता है। और इतना ही नहीं, उसके वंश में, उसके कुल परंपरा में जो भी कृत्य होते आए हैं उसको आगे ले जाने वाला होता है। मतलब फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन करने वाला होता है, कुछ अलग तरीके का काम भी करने की हैसियत और कुवत रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति साहसी, दीर्घायु, श्रेष्ठ और मत को अंतर में रखने के बावजूद समाज में प्रतिष्ठा का प्राप्त करने वाला भी होता है, और गहरे विषयों पर अपनी रुचि रखने वाला भी होता है। दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना और उच्च के मंगल के साथ शनि के स्वग्रही और शुक्र के कारण जो दशम स्थान के अधिपति शुक्र बने हैं, तृतीय भाव के स्वामी जो बने हैं, यहाँ व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता और पिता के कृत्यों को आगे बढ़ाने वाला, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला, साथ ही साथ लगातार और कई बार थोड़े बहुत बुध की दशा में धन हानि या धनहीनता की स्थिति बनती है, लेकिन शुक्र, शनि और मंगल आदि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति गहरे धन को प्राप्त करने वाला, अचानक से मोटी आमदनी प्राप्त करने वाला, माता और पिता के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उसके वंश का नाक कटे, है ना, जिससे उसके कुल परंपरा की हानि हो, तो व्यक्ति ऐसा कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। दैदिप्यमान स्वरूप वाला, लंबी और बहुत ही मजबूत भुजाओं वाला भी होता है। हालांकि सूर्य की दृष्टि के कारण ये स्थिति कमर को पतली रखती है, छाती चौड़ी होती है, भ्रिकुटी नेत्र लाल होते हैं, तो इस तरीके की शारीरिक आकृति होती है, जहाँ व्यक्ति बहुत ही मजबूती से जब कभी भी चले तो बहुत मजबूती से पैर जमाता है सिंह की भांति, और तब अगली चाल चलता है। दोनों पैरों पर न चल करके एक पैर पर चलने वाला होता है, जिससे उसकी चाल बड़ी ही सधी हुई होती है। जो व्यक्ति दोनों पैरों पर चलेगा वो सफल नहीं होगा। दोनों पैरों पर चलने का अर्थ क्या होता है कि एक पैर रखा और जब तक वो जम ना जाए तब तक दूसरा पैर ना जमाए। तो ऐसे एक पैर पे चलना, हम मनुष्य जो होते हैं वो एक पैर से ही चलने वाले होते हैं, जबकि कूद कूद करके चलने वाले बंदर, तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पे लग्न के अधिपति का, अष्टम के अधिपति का जब संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का चरित्र चिंतन बड़ा ही विशाल और मजबूत भी होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैं आप लोगों को नवमांश चक्र पे लेके आऊँ, तो बुध का नवमांश, कर्क का नवमांश बना है, जहाँ यहाँ भी लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लग्न के अधिपति यहाँ भी लग्न को देख रहे हैं। अब इसका सिद्धांततः मैं आपको एक बड़ी नेगेटिव बात बता देता हूँ। लग्न के अधिपति जब सप्तम में बैठ जाएं या सप्तम के अधिपति जब लग्न में बैठ जाते हैं तो कई बार इसे वैवाहिक सुखों से कमज़ोर कहा जाता है, या ये कहते हैं कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्वयं भी जाता है और उसकी पत्नी भी रहती है। तो ऐसा व्याविचार अगर होगा तो फिर लक्ष्मी की हानि होने लगती है। इस वजह से सदैव ही जिससे आपका विवाह हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना ही चाहिए, और नहीं तो फिर वो बड़ी ही मुसीबत वाली बात बन जाती है। नवमांश चक्र में बुध और चंद्रमा का आमने सामने होना, पंचमेश का पंचम भाव को देखना, राहु के साथ गुरु का बैठना, ये संबंधों के लॉन्जिविटी को कमज़ोर कर सकता है। हालांकि इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य उसको देख रहे हैं, लेकिन मैं उसे फिर भी ठीक नहीं कहूँगा। यहाँ भी द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो अष्टम में बैठे हैं, यहाँ भी द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं वो अष्टम में बैठ रहे हैं। यहाँ राहु और केतु का संबंध है, तो यहाँ पे भी राहु और केतु का जो प्रभाव बन रहा है, द्वितीय का अष्टम भाव में जाना, ये धन हानि या सूर्य या बुध की दशा में या राहु और केतु की दशाओं में कई बार धन के प्रभावों को कमज़ोर करने वाला या धन से संबंधित कमज़ोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति कई बार जल्दबाजीपन में या किसी के ऊपर जल्दी विश्वास न करते हुए, उसकी बातों को न स्वीकार करते हुए जल्दबाजी में निर्णय लेता है और बाद में उसका नुकसान भी उसे उठाते हुए देखा जाता है। और मैं एक बात और कह दूं तो पंचम भाव के अधिपति का पंचम भाव को देखना कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम और पंचम के अधिपति होकर के एकादशवें में धन का लाभ स्थिति दिखाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र और शनि शारीरिक सुख दाम्पत्य में बहुत अच्छा होता है। कोई लंबी बीमारी का खतरा तो वैसे नहीं दिख रहा है, पर शनि की तीसरी दृष्टि और नीच के बुध और इस भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि निश्चित रूप से थोड़ी बहुत घुमा फिरा करके परेशानियों को देने वाली हो जाती हैं। इस वजह से हमें सावधान भी रहना होगा। हालांकि एक बात और बता दूं तो रोग भाव में जब बहुत सारे ग्रह बैठ जाएंगे और यहाँ के रोग भाव के अधिपति जब राहु के साथ यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी रोग भाव के अधिपति जो शनि हैं वो मंगल और राहु केतु के संपर्क में आ ही रहे हैं लगभग। इस वजह से हमें अपने स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखना चाहिए, पाचन तंत्र गड़बड़ न हो, वाणी में खराश,
श्वास नली में कमजोरी, वात पित्त कफ अब तीनों अनियंत्रित होता रहे, वाणी फंसती रहे, उलझती रहे, इस तरीके की परेशानी जातक के जीवन में देखने को मिलती है। ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः या लक्ष्य युताय शुद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, इस मंत्र का जब व्यक्ति करता रहे तो बड़ा ही लाभ होता रहेगा। इसके अतिरिक्त आदित्याय नमः का जब भी व्यक्ति को करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, मिट्टी के कलश में जल भर करके ब्राह्मण को मीठा जल, उसमें मीठी चीज़ें डाल करके ब्राह्मण को एकादशी द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दशमांसा चक्र में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ धनु लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। मतलब व्यक्ति निश्चित रूप से अपने करियर में बहुत अच्छी संपत्ति और बहुत कम आयु में प्राप्त करने वाला होता है, बहुत ही श्रेष्ठ पदों पर विभूषित होता है, साहसी होता है, चिरंतन होता है, प्रेरणा का स्रोत खुद बनता है और समाज में लोग उसको देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले भी होते हैं। चरित्र चिंतन अच्छा, ज्ञान अच्छा, धन अच्छा, करियर का सुख बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे दो परम मित्र यहाँ भी बैठ रहे हैं और मीन राशि में उच्च के शुक्र बैठे हैं। इसके अधिपति जन्म कुंडली में शनि के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। ये मैं 1000% गारंटी से कह सकता हूँ कि ये एक मजबूत कुंडली का निर्माण जातक की कुंडली को करा रहा है। और यहाँ दशम स्थान में चंद्रमा, अगर मन करे तो आप व्यापार, नौकरी, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का भी प्रभाव इस कुंडली में देखने को मिल जाता है। राहु की दशा चल रही है 2030 तक। हमें अभी कोई भी निर्णय लेने से सावधान होना होगा, खास करके विद्या, बुद्धि, प्रेम, दाम्पत्य, संतान, इन सभी मामलों में अभी 2030 तक हमें बहुत ही सजग सावधान होकर के निर्णय लेना होगा। उसके बाद गुरु की दशा आएगी जो आपको और भी ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ देगी, जहां आपका चरित्र और भी ज़्यादा उदार होगा, समाज में आपका नाम बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। उसके बाद जब शनि की दशा आएगी तो मैं समझता हूं कि वो भी आपकी कुंडली के लिए कमज़ोर दशाओं में से नहीं गिना जाएगा। अगर होरा चक्र के आधार पे मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु, बुध, चंद्रमा, मंगल और सूर्य, इनकी दशा आपको मानसिक शांति और सुख देने वाली होगी। शुक्र की दशा में शनि और राहु और केतु की दशा में व्यक्ति की समस्या कई बार थोड़ी बहुत बढ़ेगी, उस समय हमें निर्णय लेने से थोड़ा सावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि के मामले में ये कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत छोटी अवस्था में ही व्यक्ति के पास भवन और भूमि का सुख प्राप्त होते देख रहा हूँ। भाग्य का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी मोटी परेशानी भाग्य के कारण जरूर बन रही है, लेकिन भाग्यांश कुंडली बहुत ही अच्छी बनी हुई है। माता और पिता के लिए अगर देखें तो पिता को तो मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ, माता को लंबी बीमारी का खतरा न हो इसका ध्यान रखना होगा। पिता के साथ आंतरिक मतभेद न हो इसका भी ध्यान रखना होगा। एजुकेशन में कभी कभी रस देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एजुकेशन पे। हालांकि उच्च शिक्षा का योग आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। सूर्य के 100% परिणाम, चंद्रमा के 25% से भी कम परिणाम, इस वजह से निरंतर दिनचर्या का पालन। मंगल 100% परिणाम दे रहे हैं साहसी और नौकरी करने में। बुध आपकी वाणी को कमजोर कर रहे हैं, इस वजह से गणेश जी के मंदिर का दर्शन। गुरु का 100% परिणाम आपको धार्मिक और उच्चस्थ पदाधिकारी बना रहा है। और शुक्र और शनि का प्रभाव 50% का परिणाम दे रहा है, इस वजह से आपको लाभ देने की स्थिति में होंगे। राहु और केतु भी आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत अवस्था में बैठे हैं, इस वजह से उनकी भी दशा मैं पूर्णतया कह दूं तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं जाएगी। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा दिमाग को चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नींद अच्छी लीजिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के भी योग बहुत प्रबल बने हैं। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का भी योग बिल्कुल लगा हुआ है। आपके पूर्वज, आपके वंशज जो काम करते आए हैं, आप वो काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। मैत्री के रूप में धनु और मेष के राशि के लोग अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध की दशा को बहुत सावधानी से पैतृक संपत्ति के मामले में, वाणी के मामले में, बैंकिंग और धन के मामले में, निवेश के मामले में अच्छा नहीं मान रहा हूँ। राहु की दशा में जल्दबाजीपन में निर्णय और बेचैनी ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल की दशा में चंद्रमा और शनि और शुक्र की दशा में व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, हालांकि वो बहुत ही सामान्य है। गुरु और सूर्य की दशा केंद्र में बैठने के कारण लगभग अच्छी जाएंगी और व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए सफल सिद्ध होंगी।
अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, हमें धन को और बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत हम और कर सकते हैं, भवन भूमि वाहन का सुख 100% से भी ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, नौकरी ज़्यादा अच्छी है, वनिस्पत व्यापार के चिंतन हमें और ठीक करना होगा, कंसंट्रेशन और ठीक करना होगा, और साथ ही साथ अपना कर्म भी ठीक करना होगा, क्योंकि आए भी नरक से हैं और जाना भी नरक में ही हो रहा है ग्रह के आधार पे। हालांकि लग्न में गुरु बहुत सारी चीज़ें संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल और शनि और बुध के कारण ये स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र, दर्शन, तीर्थ, लोगों को दान, ठंड में कंबल का दान, पुस्तकों का दान, ग्रंथों का दान, ये सब होते रहे तो बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। इस कुंडली में भाग्य का बल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि संघर्ष में जा रहे हैं, तो घुमा फिरा करके आपको भाग्य का बल मिल रहा है। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, उन पे विश्वास रखिए, नहीं तो ये कई बार मन को डराने वाला भी हो जाता है। भविष्य को लेकर के जो मन में शंकाएं पैदा होती हैं वो इसी मंगल के कारण और नीच के बुध के कारण होता है। मेरुदंड कमज़ोर ना हो, श्वास नली कमज़ोर ना हो, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम में न रखे, इसका ध्यान रखना होगा। इस वजह से नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह का सेवन करते रहें। इसके साथ साथ करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप प्राप्त भी बहुत अच्छा कर लेंगे, आप ऋण में कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरों के कारण आपको कई बार परेशानियों में जूझते हुए भी देख रहा हूँ। नक्षत्र के आधार पे इस कुंडली के लिए श्रवण, इस कुंडली के लिए पुनर्वसु, इस कुंडली के लिए रोहिणी, इस कुंडली के लिए पुष्य, इस कुंडली के लिए श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। सूर्य और केतु की दशा में पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। गुरु और राहु की दशा में मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मंगल की दशा में संतति से मतभेद या संतति को परेशानी हो सकती है। बुध आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कमजोर बना हुआ है, जबकि गुरु आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रहों में से, मंगल आपकी कुंडली में सबसे अच्छे ग्रहों में से तीसरे नंबर पे अगर बात कर देते हैं तो आपकी कुंडली के लिए काफ़ी हद तक चंद्रमा भी ठीक ठीक परिणाम कर रहे हैं। शनि का बलवान होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि अगर कमज़ोर हैं तो ही अच्छा है। हालांकि आपकी कुंडली में वो बलवान हो रहे हैं, कुमारावस्था के हैं, 50% का परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से अपने आप को, अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश में लेके जाइएगा, और बहुत ज़्यादा अगर हो सके तो बजरंगबली के पीपल के वृक्ष का दर्शन आदि भी होता रहे, बजरंगबली की पूजा पाठ की स्तुति भी बनी रहे। रत्न के आधार पर आपको जीवन पर्यंत गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कोई भी रत्न अलग से नहीं बनता है, एक लाजवर्त गले में धारण कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए मैंने बताया है, कपास की जड़ आपके समस्त रोगों का शमन करती रहेगी और कुंडली को बल देती रहेगी। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप मंगल और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी, स्थान परिवर्तन आदि से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप केतु और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान, विवाह, दाम्पत्य, प्रेम आदि से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो गुरु और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।